और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। आशीष आशीष क्या इस वक्त वहां पर हालात हैं? कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं इस वक्त आप जहां मौजूद हैं वहां क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ये दौसा राजस्थान का जिला है, पूरी राजस्थान में ये जिला आता है और यहाँ पर अब तक 35% मतदान हो चुका है। मतदान काफी अच्छे चल रहा है, मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो पूरी राजस्थान का जो इलाका है, यहाँ जाति की राजनीति होती है। ऐसे में जातिवाद को देखते हुए ज्यादा जहाँ जिस जाति के लोग हैं वो लोग ज्यादा निकल के बाहर आ रहे हैं। लेकिन मतदान का कुल मिला के बात यह है कि मतदान में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पर हर वर्ग दिव्यांगों के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने विशेष इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही महिला बूथ बनाए गए हैं, जो महिला पोलिंग स्टेशन पे केवल महिला कर्मचारी ही मतदान करवा रही है। ऐसे में अभी तक की बात करें तो यहाँ पर 35% के करीब मतदान हो चुका है और जो 1 बजे का भी 1 बज चुके हैं, 1 बजे का आंकड़ा कुछ देर में आने वाला है। ऐसे में मतदान लगातार यहाँ पे किया जा रहा है और अभी तक जो सुबह ईवीएम खराब होने की सूचना आई थी, तो ईवीएम को अब ठीक कर लिया गया है और अब मतदान बदस्तूर जारी है। जी एक सवाल यहाँ पर ये अहम है कि दौसा जिले में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इन 5 जिलों में क्या कोई ऐसा मकामी मुद्दा है, मकामी मसला है जो वहां मुद्दे के तौर पर सामने है और लोग उसके इर्द गिर्द वोट दे रहे हैं, या फिर मुद्दा कोई हवाई मुद्दा है जो दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए आता है? बिल्कुल, राजस्थान की राजनीति पिछले कुछ चुनाव में काफी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जाति की राजनीति की जाती है। मुद्दे हैं वो चुनाव प्रचार के दौरान भी गौण दिखे, जो राजनेता हैं वो मंदिर ऐसी बातें करते रहे और अब जब मतदान हो रहा है तो जो मतदाता है वो भी जो सामान्य मुद्दे होते हैं, धरातल के मुद्दे होते हैं, बिजली, सड़क, पानी। जी आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी लग रही है। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे बीच। कांग्रेस उम्मीदवार पर हमले की खबर है। जिला महबूब नगर में कांग्रेस उम्मीदवार पर हमला हुआ है। डॉक्टर वामसी चंद्र रेड्डी पर हमला बताया जा रहा है। बीजेपी के कारकुनों ने हमला किया है और बताया जा रहा है कि आमंगल मंडल के जंगा रेड्डी पल्ली के पोलिंग बूथ के करीब उन पर यह हमला हुआ। वामसी रेड्डी निम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किए गए हैं। कांग्रेस लीडर की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। तो ये एक सियासी रंजिश सीधे तौर पर लग रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार पर हमले की खबर है। डॉक्टर वामसी चंद्र रेड्डी पर हमला हुआ है। बीजेपी के कारकुनों ने ये हमला किया है। मंगल मंडल के जंगा रेड्डी पल्ली के पोलिंग बूथ के करीब ये हमला वामसी रेड्डी पर हुआ और जिन्हें निम्स में दाखिल कराया गया है उनकी हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरह वो हमले में जख्मी बताए जा रहे हैं और उन पर जो हमला हुआ है, खबर के मुताबिक उन पर हमला बीजेपी के कुछ लोगों ने किया है और ये वामसी रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और फिलहाल निम्स में ये जेर इलाज हैं। तो वामसी रेड्डी जेर इलाज। और इस वक्त आपको बता दें, अमित शाह जो बीजेपी कौमी सदर हैं वो प्रेस से खिताब कर रहे हैं। पार्टी ने 3 यात्राओं का आयोजन किया था, जो 7 तारीख, 9 तारीख और 14 तारीख को शुरू होनी थी। हमने 29 अक्टूबर से राज्य के गृह सचिव को, राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पत्र लिखकर इसकी परमिशन के लिए अनुशंसा की थी। उसके बाद 5, 12 और 20 नवंबर को इसके रिमाइंडर्स भेजे गए। मैं फिर से कहता हूं, 29 अक्टूबर को सबसे पहले बार परमिशन मांगी गई। जवाब न मिलने पर 5, 12 और 20 नवंबर को उसके रिमाइंडर्स भेजे गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 14, 20 और 23 नवंबर को रिमाइंडर भेजे गए।
मगर हमें परमिशन नहीं दी गई। बंगाल के अंदर राजनीतिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरकार का और सत्ता का उपयोग कर कर दमन करने की जो परंपरा बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया अपना रही है, मैं मानता हूं एक घोर अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र का गला घोंटने वाली घटना है। बंगाल के अंदर 7 साल जिस प्रकार से तृणमूल का कुशासन चला है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने हर मंडल में, हर जिले में जो आवाज उठाई है और जन जागृति धीरे धीरे बंगाल की जनता में जिस प्रकार से हो रही है, ममता बनर्जी उससे डरी हुई है। उनके जहन में डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ये तीनों यात्राएं निकलती है, बंगाल की हर असेंबली, हर मंडल में होते हुए कलकत्ते में जब इसका समारोह होगा, तब बंगाल के अंदर पूरे परिवर्तन की नींव डाल दी गई होगी। इसलिए उन्होंने ये तीनों यात्राओं को रोकने का प्रयास किया है। उसके पहले पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा कम्युनिस्टों के शासन में भी बंगाल में कभी नहीं दी गई। तृणमूल ने अपने कार्यकर्ताओं को सूत्र दिया था, जोर जार बूथ तार, मतलब जिसके हाथ में जोर है बूथ उसी के कब्जे में रहना चाहिए। क्या ये लोकतांत्रिक सूत्र है? क्या लोकतंत्र में इस प्रकार के नारों से लोकतंत्र की कभी भलाई हो सकती है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, मैं कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी। तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह जो इस बारे में बातें कर रहे थे, खिताब कर रहे थे कि किस तरह पश्चिम बंगाल में यानी मगरबी बंगाल में एक रथ यात्रा को लेकर वहाँ एप्लीकेशन दी गई थी इंतज़ामिया से, लेकिन उनका कहना था कि ममता बनर्जी की हुकूमत ने इसमें एक सियासी खेल किया है और इजाज़त देने से फिलहाल वहाँ उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। इस बारे में वो बता रहे थे किस तरह से और कितनी बार इसका रिमाइंडर दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त अरुण सावंत जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, साथ ही बीजेपी के लीडर आशीष जी भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका इस्तकबाल है। और आशीष जी, आपसे मेरा सवाल अब ये है पहला कि अब लगभग आधे दिन गुजर गए हैं और तकरीबन 4 घंटे का वक्त बचा है जब ये जो कैंपेन हुआ था धुआंधार राजस्थान में, ख़ास तौर से तेलंगाना में हालांकि बीजेपी की तरफ से कैंपेन कम हुआ है। ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना बीजेपी बहुत पुरजोश अंदाज में लड़ना भी नहीं चाहती थी, वो आप बताएंगे मुझे बेहतर। तो अब कुछ कम वक्त रह गया है, लेकिन वहाँ पर जो एक पैटर्न चला आ रहा है पिछले 2 दहाइयों से कि एक सरकार जब रहती है, एक हुकूमत रहती है, तो अगली बार दूसरे को मौका वहाँ की जनता दे देती है, पहले को मौका नहीं देती। तो क्या ये पैटर्न वहाँ रिपीट होता है? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। तो फिर इस पैटर्न को रिपीटेशन से रोकने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ किया है और कितनी उम्मीद है आपको? इस रिपीटिशन को मैं तो मेरा मानना ये है कि इस बार ये सब चेंज होने जा रहा है, क्योंकि ये रिपीटिशन हम सरकार में फिर दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं। उसका रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो केंद्र में जिस नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही काम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन तो केंद्र का नहीं हो रहा ना, इलेक्शन तो ये जनरल इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना, इलेक्शन तो हो रहा है रियासत के लिए, स्टेट के लिए। मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वजह से इस बार राजस्थान हम दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं कि राजस्थान के लोगों को ऐसा लगता है कि जो केंद्र में सरकार चलाने वाले जो चला रहे हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और राजस्थान में अगर दोबारा से सरकार बनती है तो अब वो अच्छा विकास और भी अच्छा करेंगे। विकास तो हुआ ही राजस्थान में, आपने भी देखा, मीडिया भी बता रही है, सारी रिपोर्ट अच्छे हैं कि मीडिया की रिपोर्ट तो कई तरह की आती हैं, उसमें कुछ विकास भी दिख रहा है। और जहां पर आज की जो खबरें बता रहा हूं, कई जगहों पर वहां वोटिंग का बॉयकॉट इसलिए सिर्फ हो गया कि उन्हें बुनियादी मसले का हल नहीं मिला, उन्हें बिजली पानी सड़क नहीं मिली, लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। आप कहें तो मैं एक एक करके नाम गिना दूं किन किन इलाकों में ये वोटिंग का बॉयकॉट हुआ है।
राजस्थान के वीर से खबर है, राजस्थान के जयपुर से खबर है। हर एक इलेक्शन में कभी न कभी कहीं न कहीं होता है। अब ठीक है, अब आप कह रहे हैं, मैं इस चीज़ को देखता हूँ, मैंने था नहीं अभी लाइव में, तो इस चीज़ को लेकर राजस्थान की जो जनता है वो जानती है कि मोदी जी की नेतृत्व में सरकार वहाँ चल रही है सेंट्रल में, और राजस्थान में अगर दोबारा से रिपीट होता है तो और भी अच्छा विकास होगा। ये एक पहला रीजन तो ये है सरकार को रिपीट होने में। अब रही बात, आप कह रहे हैं ट्रेंड चला आ रहा है, ट्रेंड हर जगह टूट रहे हैं। आपने देखा है कि हमने 20-21 स्टेट में सरकार बनाई है 2014 के बाद। हमारे पास जो स्टेट थी उसके अलावे हमने और भी कई स्टेट में सरकार बनाई, लाइक त्रिपुरा का आप देख लीजिए, त्रिपुरा में 20 साल से सरकार चल रही थी, हमने वहां भी सरकार बनाया है। तो इस तरह से हम राजस्थान में भी दोबारा से सरकार बनाएंगे, और एमपी छत्तीसगढ़ तो हम आ ही रहे हैं, रिपीट हो ही रहे हैं। अच्छा, एमपी छत्तीसगढ़ में आप आ ही रहे हैं और राजस्थान में आप दोबारा हमारी सरकार बनेगी सर। जी, चलिए, हमारी सरकार ये बहुत आपकी उम्मीद। और इस वक्त हम सीकर का रुख करेंगे। राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीकर से फोन लाइन पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे। राजीव, वहां कुछ खबर आ रही है कुछ हंगामे की? ये आपको मैं बताऊं कि सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में जो भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़प हुई है। इस झड़प में जो है एक युवक के सर फूट गया है। उसके बाद जो है पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पे जो वहाँ पे उपद्रव कर रहे थे उन उपद्रवी लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया है। हालांकि जो झगड़ा था वो चमड़िया कॉलेज जो जहाँ पे ये बूथ बनाया गया था उससे हुआ था, लेकिन तुरंत ही उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंच के जो है स्थिति पे काबू पा लिया। इस वक्त क्या हालात हैं? बिल्कुल, इस वक्त जो है पूरी स्थिति नियंत्रण में है और मतदान प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से जारी है। जी, जयपुर और दौसा और कई जगहों से खबर कुछ बॉयकॉट की भी आई थी। क्या आपको भी ऐसी खबरें कुछ मिली है, या ईवीएम की बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं बार बार कि ईवीएम खराब है 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक के लिए? देखिए, बात अगर सीकर की जाए तो सीकर में जब मतदान शुरू हुआ था तो 2-3 जगह से जो ईवीएम मशीन खराब होने की बात आई थी, लेकिन उसके बाद जो है ईवीएम मशीनों को वहां से बदलवा दिया गया और अब जो है मतदान पूरे जिले में सुचारू रूप से जारी है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अभी हमने बात की आशीष जी से। अरुण सावंत जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। आशीष जी का सिंपल ये कहना है कि चूंकि मरकज में यानी सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, तो इसलिए राजस्थान की जो आवाम है इस बार फिर से बीजेपी को ही मौका देगी, ना कि जो पैटर्न है वो दोहराया जाएगा, बल्कि ये उम्मीद जता रहे हैं कि बीजेपी फिर से कामयाब हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस का ये दावा तो गलत साबित होगा। आप से जब सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, इस बार हम पूरी ताकत से आ रहे हैं। अरुण सावंत जी, ये बीजेपी वाले जो है वो कोई भी मुद्दा, बहुत झूठा मुद्दा भी छाती ठोक कर कहते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा, ये जो बीजेपी के यहाँ पर प्रवक्ता आए हैं वो ये कह रहे थे कि हम फिर से आ रहे हैं, और कभी कहते कि अगर हम आए तो हम यहाँ पर फिर से सरकार स्थापन करेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। ऐसा कौन सा काम इस देश में नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले 5 सालों में? मुझे बताइए। सारी आघाड़ियों पर ये सरकार फेल हुई है जी। जनता आज इनसे नाराज है, व्यापारी नाराज है, किसान नाराज है, छोटे छोटे उद्योग थे वो उद्योग धंधे बंद हुए हैं। राजस्थान में भी पूरे बेकार हाल है यहाँ पे, और पूरे देश में आज पूरी परिस्थिति खराब है। दंगे करना, फसाद करना, जाति धर्म के नाम पर लोगों में एक दूसरों में झगड़ा लगाना, यही इनका काम है। इसके अलावा इस सरकार ने कुछ भी किया नहीं, फिर भी ये कहते कि हम राजस्थान में फिर से आएंगे। अभी वक्त यह है कि राजस्थान की जनता ही इनको दिखा देंगे कि इनकी लायकी क्या है, और इस बार कांग्रेस की सरकार वहां पर 100% बनेगी। अच्छा, आपको कुछ कहना है इस पे आशीष जी? लोग तो सपने देखने बुरी बात नहीं होती है अरुण सावंत जी। सपने तो देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। और दंगे फसाद की बात कर रहे हैं, अब राजस्थान में जोधपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं सिद्धू के रैली में। आप कह रहे हैं दंगे फसाद हम करना चाह रहे हैं? आपने सुना नहीं ये बात? अरे आपको ये बात भी तो पिछले 5 सालों में देखो, इतिहास बता रहा है 5 सालों का कि आपने क्या क्या किया। जितना काम किया है सरकार ने, जितने काम करी है, आपको उम्मीद है कि आपने 70 साल में किया है? 1 रैंक 1 पेंशन आपने कभी सोचा भी होगा कि आप दिए होंगे? भाई साहब, आप यहाँ पे आज जो बैठे ना, आज तो लोन माफ करने की बात करते हैं। राजस्थान में जो भी सुधार आप बात करते हैं आप लोग, कभी पिछले 60 सालों का है, आपका नहीं है। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना 4.5-5 साल में कुछ नहीं किया,
आपने बेरोजगार की बात करी, 10 साल आपकी सरकार थी सेंट्रल में, कभी राहुल गांधी बेरोजगार के बारे में सोचा? और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की गरिमा को कभी देखा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर उनको कैसे रिगार्ड किया जाता है? उनके मैनिफेस्टो को मंच पर बैठ के फाड़ते हैं। आपके आंकड़ों के ऊपर नजर डालिए, आंकड़ों आप देखिए, मेरे पास सारे आंकड़ों के ऊपर नजर डालिए। किसान पिछले 5 सालों में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है वो पिछले 60 सालों में कभी नहीं थी इतनी बेरोजगारी। गरीब घर में कैसे खाना बनाती होंगी, आपने कभी सोचा? आपको इस बात से क्योंकि लेना देना नहीं था, आप कभी गए नहीं गांव में, कभी जाना नहीं होता। ये सरासर झूठ है, ये सरासर योजना में 6 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिया गया, आपने गैस फ्री में बांटे। पता है ये बात? झूठे आंकड़े बता रहे आपके पंतप्रधान। कोई आंकड़े झूठे नहीं है, आपके पास नेट ठीक है। आप लोगों के जो दावे हैं वो मुझे लगता है इसका वक्त अब खत्म हो चुका है, और जो आवाम आज लाइनों में खड़ी है लंबी लंबी कतार में, वो ये तय कर रही है कि किसके दावे सच्चे, किसके वादे पे भरोसा सच्चा। संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से। तेलंगाना में भी चुके, मैं आपको बताया कि तेलंगाना में भी वोटिंग जारी है। आज एक ही मरहले में पूरे 119 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। संजय तिवारी जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, आप किस इलाके में हैं, कौन सा बूथ है और वोटिंग की रफ्तार कैसी है? विशाल, इस समय हम जिक्रा हाई स्कूल ये सोमाजीगुड़ा इलाके में है और वहां पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है वो वोटर्स जो है वो लगातार आ रहे हैं। सुबह से कतार लगी थी, हालांकि अभी थोड़ा दोपहर का वक्त है, थोड़ा सा धीमा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग, आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं लाइन में और वोट करने के लिए आ रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान सब इसमें वोट करने के लिए आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट मैं आपको बताऊं कि जो 1 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज है, जो टर्नआउट है वो 48.9% पोलिंग हो चुका है जी। तो ये 1 बजे तक का 6 घंटे में जो है पोलिंग हो गया है। अभी 4 घंटे और बचे हैं, और ये माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद से पोलिंग और तेज रफ्तार पकड़ेगी और ये आंकड़ा 70% के पार हो जाएगा। मिसाल रूरल एरिया में वोटिंग ज़्यादा हो रही है सिटीज़ की अपेक्षा। 11 बजे तक का अगर आप देखें तो एक जो भोपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 35% पोलिंग 11 बजे तक हो गई थी। रूरल एरिया है तो खास करके ग्रामीण इलाकों में लोग ज़्यादा निकल रहे, लेकिन शहरों में भी अब लोग निकलना शुरू हैं अपने काम निपटा के, और माना जा रहा है कि 5 बजे तक पोलिंग जो है वो शायद 70% से ज़्यादा हो। तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। केसीआर अपना वोट गजवेल में कास्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जो केटीआर हैं, जो उनके बेटे हैं और शहरी विकास मंत्री हैं, वो अपना वोट उन्होंने हैदराबाद में दिया। बीजेपी के तमाम नेता अभी हैदराबाद में वोट कर चुके, तो लगभग लोग 12 बजे तक अपने वोट कर चुके हैं, और अब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो आके निकल के वोट करें। कुल मिला के जो भी नतीजे तेलंगाना में इलेक्शन के आने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि जो माना जा रहा है अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ नेक टू नेक फाइट है। जी वैसल थोड़ा अब इसको देखते हैं कि जब तेलंगाना बना था और अब तेलंगाना बने हुए 5 साल हो गए, क्या उस वक्त का जो एक मूवमेंट था टीआरएस को लेकर और अब जो टीआरएस है, लेकिन टीआरएस को इस बार सामना ऐसी जमातों से है जो एकजुट होकर सामने आ गई हैं महाकुटुंब की शक्ल में, क्या आपको लग रहा है कि इस बार थोड़ा नेक टू नेक फाइट या बहुत कंफर्टेबल है? क्या है इस बार, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? मिसाल जैसा कि जब साल 2014 में, जब 2014 में इलेक्शन हुआ था, तो आपने भी देखा है वो तस्वीरें, किस तरह से तेलंगाना जो फॉर्म हुआ नया राज्य, उसका पूरा क्रेडिट टीआरएस ने लिया। केसीआर सबसे बड़ी फेस वैल्यू थी उस समय, और उसके बावजूद जो है उनको 119 में से 63 सीटें आई थी, यानी जो मैजिक फिगर है 60 से 3 सीटें उनके पास ज्यादा थी जी। इस बार वो चीज नहीं है, क्योंकि तेलंगाना बनने का क्रेडिट जो है वो ऑलरेडी एनकैश हो चुका है। अब सवाल डेवलपमेंट का है, अब सवाल बहुत सारे इश्यूज का है, या उनके जो प्रोमिसेस हैं वो किस तरह से पूरे हुए, ये ज्यादा बड़ी वजह है। और अब तेलंगाना किसकी वजह से बना, ये पीछे मुद्दा गौर रह गया है। और अब ज्यादा बड़ी बात यह है कि क्या जिन सपनों को लेकर तेलंगाना का निर्माण हुआ वो सपने पूरे हो पाए कि नहीं, क्या उन लोगों को ये तेलंगाना जिस उद्देश्य से फॉर्म हुआ वो पूरा हो पाया कि नहीं।
और कांग्रेस का और खास करके प्रजा कुटुंबी का जो स्टैंड है वो यही है कि जिस सपनों के लिए तेलंगाना बना था वो नहीं पूरा हुआ है और इस वजह से जो है उनको वोट करना चाहिए। हालांकि टीआरएस साफ तौर पे कह रही है कि उन्होंने पिछले 4.5 साल में बहुत सारे डेवलपमेंट किया है, बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व किया है और एक बार उनको और मौका मिलना चाहिए ताकि जो बची हुई कसर है वो पूरी की जा सके। अब ये जनता तय करेगी कि वो किसकी बात पे विश्वास करती है। जी वैसा जी, चलिए, बहुत अहम जानकारी है और ये खबर अच्छी है कि वोटर्स जो है उनमें उमंग है और दोपहर का वक्त है। हो सकता है कि जुमे को लेकर वैसे लोग जो खास तौर से मुसलमान हैं वो जुमे की नमाज के लिए जाते हैं इस वक्त, तो शायद अभी जो लोगों की कमी दिख रही है कतारों में वो इस वजह से हो। संजय, शुक्रिया। मैं फिर आपके पास वापस आऊंगा, किसी दूसरे इलाके से आपकी जानकारी लूंगा। हम बता दें इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट पे जुड़ चुके हैं प्रोफेसर सतीश कुमार साहब और साथ ही अरुण सावंत जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सतीश, आपके पास मैं आ रहा हूं। सुबह से आपने भी जाहिर है काफी इस पर नजर गड़ाए रखा होगा और न सिर्फ आज बल्कि जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है और जिस तरह से तेलंगाना में खास तौर से समीकरण बदले हैं, अलायंसेस बदले हैं, उस तरफ से अगर हम देखें तो क्या आपको लग रहा है कि तेलंगाना में कुछ तब्दीली दिखेगी या फिर केसीआर के हाथ और मजबूत होंगे? प्रोफेसर सतीश कुमार जी। विशाल भाई जी विशाल भाई, तेलंगाना की बात करके मैं फिर राजस्थान पर भी आऊंगा। तेलंगाना में निश्चित रूप से फाइट कांटे की है, कांटे की टीआरएस और बाकी महागठबंधन के बीच में। एक जो फायदा टीआरएस को स्वाभाविक रूप से मिला, चूंकि जब नया राज्य बना 2014 में जी, और उसको बनाने के पीछे कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन श्रेय टीआरएस को मिला। ये राजनीतिक समीकरण ऐसे होते हैं, जैसे मंडल कमीशन की शुरुआत और वो ब्रेन चाइल्ड बीपी सिंह का था, लेकिन इसका फायदा मुलायम सिंह और लालू यादव को मिला। उसी तरीके से मसीहा के रूप में उभर कर टीआरएस सामने आए तेलंगाना के लिए जी। लेकिन पिछले 4.5 सालों में एक तो प्रश्न ये उठता है कि 5 साल अभी होने में 6 महीने बाकी थे, उसके पहले उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर चुनाव करवाने की घोषणा की, तो उसकी रणनीति अलग है। लेकिन इस बात की विवेचना भी जरूरी है कि किस कारण से तेलंगाना बना था। पानी की समस्या को, जल बंटवारे की समस्या को लेकर, फिर जो जॉब थे वो आंध्रा के लोग, तेलुगु के लोगों के पास ज्यादा चले जाते थे और तेलंगाना के लोगों को वो नहीं मिल पाता था। विकास की समस्या थी, विकास का भी पूरा का पूरा 10 और 90% का अंतर दिखाई दे रहा था। जैसे तमिलनाडु में वो ये श्रीलंका में दिखाई देता है, तमिलों और सिल्लियों के बीच में जो अंतर है, उसी तरह के अंतर तेलंगाना में भी और देखा गया। तो उसके आधार पर यह राज्य बना था। तो ये 4.5 सालों में जिस तरीके से समय गुजरते गया, उससे जो चीजें दिखाई दे रही हैं कि वो वायदे पूरे नहीं हुए। ये मसीहा के रूप में फैमिली अफेयर्स बनकर आ गया। उनका बेटा, टीआरएस का बेटा, वो ये बात के गर्जन के साथ कहता है कि हमारे पिता सिंह हैं, लोग कुछ भी बोल रहे वो सिंह की तरह दहाड़ते चलेंगे और कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उसके अलावे कई अन्य विकृतियां, राजनीतिक विकृतियां जो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो प्रथम मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता हैं और उनका मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास की, क्योंकि राज्य की अस्मिता, आइडेंटिटी के साथ उनकी छवि जुड़ी हुई है कि पहले चीफ मिनिस्टर हैं वो चीजें नहीं पूरी हो पाई हैं। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद इस बात की पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन के सम्मिलित होने के बावजूद कांग्रेस और टीडीपी में खुद विरोधाभास है। तो जिस तरीके से उन्होंने लोगों का चयन किया है जी, उससे टीआरएस का पलड़ा भारी है। और इस बात की उम्मीद हम व्यक्तिगत रूप से, एक व्यक्ति के रूप में, एक रिसर्चर के रूप में ये उम्मीद करते हैं कि टीआरएस की ही सरकार बनने जा रही है तेलंगाना में। चलिए, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे थे कि सीधे तौर पे कि बेशक टीआरएस ने जो वादे किए थे उसमें कुछ कमी रही, लेकिन चूंकि ये महाकुटुंबी के तहत जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, टीडीपी और टीजेएस, इन्होंने सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स प्रॉपरली नहीं किया, इसलिए पलड़ा आपको लगता है कि भारी जा रहा है।
और इस वक्त देखिए एक आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं कि क्या वोटिंग परसेंटेज इस वक्त है। दोपहर 1 बजे तक जो परसेंटेज है वो 41.53% दर्ज हुई है। ये वोटिंग परसेंटेज राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए। तो यानी कि 4 घंटे अभी और बाकी हैं। 1 बजे तक में 41.53%, तो 4 घंटे में और ये कितना बढ़ेगा ये देखना अहम होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम अपने मेहमानों के साथ फिर से जुड़ेंगे और बातचीत जारी रखेंगे। आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।